ये मेरे लिए हमेशा से कोड लाइन रही है मेरी लाइफ के लिए कि किसी भी रिश्ते में तब तक रहिए जब तक आप वहाँ एक पेपर बन के हैं, एक डॉक्यूमेंट के पेपर की तरह जिसको बहुत संभाल के रखा जाता है। वैल्यूएबल पोजीशन में जिस दिन आप कूड़ा समझे गए तो उनके कूड़ा समझने से पहले आप उनकी लाइफ से लेफ्ट हो जाओ तो आपकी वैल्यू बनी रहेगी। बट अगर आपको कूड़ा समझ करके कुछ समय बाद मोड़ के फेंक दे रहा है तो फिर आप कभी नहीं रिवाइंड कर पाओगे। लेकिन अपने हिसाब से समय से निकल जाओ, ये बेहतर है। मैं तो जो हालत मेरी इस समय यहाँ इस सौम्या को लेकर के, वही हालत उस समय उसकी थी मुझे लेकर के। लगभग मैंने उसके 20 नंबर ब्लॉक किए। उसने 20 अलग अलग नंबर, हाँ मुझे 20 अलग अलग नंबरों से उसने कॉल किया। मैं उस समय तैयार नहीं था खुद को लेकर के कि नहीं मुझे इसे एक्सेप्ट करना है। 12वीं पास किया हुआ छात्र था, चीज़ों भविष्य को लेकर के, मम्मी पापा के सपनों को लेकर के बहुत नर्वस था। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ अर्जुन और आप देख रहे हैं BJJM न्यूज़। आज मैं जब इस शूट के लिए आ रहा था तो अचानक से मेरे दिमाग में कुछ पंक्तियां आई, तो मैं वहीं से आज शुरुआत करता हूं कि जब जब दिल में दर्द उठा मानस अकुलाया है, जब जब दिल में दर्द उठा मानस अकुलाया है, तब तब हमने कलम उठाई कलम चलाया है। बिखरे अरमा जोड़ जोड़ कर गीत बनाए लिखी कहानी, बिखरे अरमा जोड़ जोड़ कर गीत बनाए लिखी कहानी। लाख दर्द हो फिर भी हमने हंस के दिखाया है। जब जब दिल में दर्द उठा मानस अकुलाया है, तब तब हमने कलम उठाई कलम चलाया है। ये पंक्तियाँ हमारे मस्तिष्क में इसलिए आई क्योंकि आज हम जिस व्यक्ति से बात करने वाले हैं उसकी जो कहानी है वो कुछ हद तक मनुष्य की संवेदनाओं से जुड़ी हुई है, भावनाओं से जुड़ी हुई है, संवेगों से जुड़ी हुई है। आज हमारे साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक होनहार छात्र मकरध्वज जी हैं, एक एनसीसी के एक अच्छे जवान, एक अच्छे डिबेटर और ये कहा जाए कि समय के भी बहुत अच्छे पाबंद। हालांकि आज ये थोड़ा लेट हुए। इन्होंने हाल ही में एक किताब लिखी जिसका शीर्षक है जो मेरे ना हुए। आज इनके पूरी दिनचर्या पर, अभी तक के जीवन पर और इस पुस्तक के पीछे की जो कहानी है उन सब पे बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है मकरध्वज जी आपका। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं यहीं से शुरू करना चाहूँगा कि यूँ तो ये साहित्य की भूमि है और लिखना, पढ़ना, सुनना, सुनाना लगभग हर किसी के आदतों में है, लेकिन फिर भी एक कहानी होती है हर किरदार के पीछे। तो ये जो मेरे ना हुए, ये जो पुस्तक है, इसके पीछे की क्या कहानी है, यहीं से शुरू करते हैं। सर्वप्रथम सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस मंच के लिए चुना। जहाँ तक रही बात साहित्य की, तो विश्वविद्यालय में जब मैं आया था तो सीनियरों से सबसे पहली मुलाकात मेरी हुई और मेरा सबसे ज़्यादा लगाव भी सीनियरों से रहा है, जिसमें आप भी एक रहे हैं। और आप लोगों के मार्गदर्शन में एक बात समझ में आई कि विश्वविद्यालय जो है साहित्य की भूमि है। यहाँ से प्रेमचंद और बड़े बड़े मैंने साहित्यकारों को देखा, उनकी मूर्तियाँ भी यहाँ लगी हुई हैं। उसके बाद फिर आपके ही साहित्यिक मंच से जुड़ा और ऐसा लगा कि हाँ मुझे भी इस कदम में आगे बढ़ना चाहिए। मेरा हिंदी विषय है, लेकिन मैंने अपने 3 वर्षों में, पहले वर्ष में मैंने पूरे साल हिंदी की कक्षाएं नहीं अटेंड की क्योंकि हिंदी से उतना लगाव नहीं था। ये था कि हिंदी पढ़ लेता था, समझ जाती थी, उसको एक परीक्षाओं में लिख लेते थे। लेकिन जब आपके ही द्वारा स्थापित किए भारतीय जनजागरण मंच से जुड़ा था तो फिर लगा नहीं, साहित्य की तरफ बढ़ना चाहिए। इस बीच हमारे एक सीनियर शुभम यादव सर थे, उन्होंने अपनी किताब लॉन्च की। तब ये समझ में आया कि किताब, पहले ऐसा लगता था कि किताबों को लिखने के लिए और अपने अनुभवों को शेयर करने के लिए बहुत लंबा दर्जा चाहिए, बहुत ऊंचा अनुभव चाहिए, बहुत लंबी उम्र चाहिए, तब आप जाके कहीं उस लायक पहुंचते हैं। लेकिन जब उन्होंने किताब लॉन्च की तो फिर समझ में आया कि नहीं, ये काम कर सकते हैं और इसमें कभी भी अनुभव और उम्र बाध्यता नहीं करती है। उसके बाद फिर मैंने आपसे संपर्क भी किया कि सर मैं एक स्टोरी, एक्चुअली मुझे लिखने का शौक़ बहुत पुराना है। मैं अक्सर कभी भी जब बहुत ज़्यादा सैड होता हूँ या कई बार बहुत ज़्यादा जब मन बेचैन होता है तो मैं अपनी कलम उठाता हूँ और मेरा एक आखिरी सहारा मेरा स्टडी टेबल होता है, जिसमें मेरी डायरी और मेरा पेन। मैंने उस पर लिखा और विश्वविद्यालय की इस किताब की भी कुछ ऐसी ही भूमिका है। विश्वविद्यालय में जब पहली बार आया था
कुछ महीने तो दोस्तों के साथ अच्छे भी थे। तो उस समय जिस उम्र में हम लोग हैं, इस समय कहीं हमारा कहीं न कहीं लड़कियों की तरफ आकर्षण भी बढ़ता है। और इस बीच मेरा भी एक ऐसी बालिका थी विश्वविद्यालय में जिसकी तरफ आकर्षण बढ़ा। उस समय थी या है? है या थी, मैं इसमें कन्फ्यूज़ हूँ। तो और अगर आप कंफ्यूज रहेंगे तो देखने वाले दर्शक कैसे किसी निर्णय पे पहुंचेंगे, किसी निष्कर्ष पे? उसको खुल करके आप बताइए, थी या है? देखिए, प्रेम कभी भी एक तरफ़ा नहीं होता, एक तरफ़ा आकर्षण ही होता है। इसलिए मैं इसे प्रेम कहूँ भी तो किस संदर्भ में, ये समझ में नहीं आता। अगर अपने संदर्भ में कहूँ तो ये मेरे लिए तो एक ऐसा प्रेम है जिसे मैं कभी छोड़ना नहीं चाहता हूँ। लेकिन अगर सामने वाले की तरफ से देखें तो उसकी तरफ से बस ये एक दोस्ती का हाथ है। तो इसलिए मैं इसको प्रेम कहने से बच रहा था और इसीलिए मैंने थी और नहीं है में अंतर किया थोड़ा-सा। बाकी जब उनकी तरफ आकर्षण बढ़ा, कुछ समय तक उनको जाना, समझा और फिर धीरे-धीरे कॉन्टैक्ट में भी आए अलग-अलग माध्यमों से। उसके बाद काफ़ी चीज़ें हमारे बीच हुई, हम एक दूसरे कॉन्टैक्ट में हैं आज भी। उनको मैंने प्रपोज़ भी किया समय के साथ, लेकिन उन्होंने सीधे पहले कुछ समय ब्लॉक किया और फिर जिस तरीके से बीच में फिर अनब्लॉक किया काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद। जिस तरीके से सबसे पहले फ़ेसबुक के माध्यम से जुड़ा, फिर मैसेंजर, कुछ बातें हुई, फिर नंबर एक्सचेंज हुए। तो ये सारी चीज़ें हुई, बहुत रिक्वेस्ट, हर जगह मुझे लगभग रिक्वेस्ट ही करनी पड़ी। और आज भी वो एक बात कहती हैं, जब भी मैं उनसे अपनी बात कहता हूँ कि एक दोस्त बनो, एक अच्छे दोस्त हो तुम, एक अच्छे इंसान हो और एक अच्छे दोस्त की तरह रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो कभी इस चीज़ के लिए मना करती हैं। तो इस समय में जब मुझे कोई जगह नहीं मिलती तो मैं अपनी पेन और डायरी उठाता हूँ और उस पे लिखता चला गया और उसी का नतीजा ये किताब है आज। इससे पहले भी कोई ऐसा इंसिडेंट जब चूँकि ये पुस्तक किसी एक इंसिडेंट का तो परिणाम है नहीं, और जैसा कि मैंने इसका रिव्यू किया तो मैंने देखा भी कि इसमें कई सारी चीज़ें अलग-अलग तरीके से उल्लिखित हैं। तो इससे पहले भी कभी ऐसा कुछ हुआ जब ऐसा मूड बना हो और ये रिक्वेस्ट वगैरह वाला जो मामला है, ऐसा कुछ इससे पहले भी हुआ या यहीं से इसकी शुरुआत हुई? नहीं, ऐसा था कि मेरी फैमिली जो है वो आर्मी से है। तो मेरी फैमिली आर्मी, मतलब कंप्लीट मेरी फैमिली आर्मी एक की है। मिनट, आर्मी वालों का कहते हैं, आर्मी वालों को जो प्रेम होता है, इश्क होता है, वो आमतौर पे अधूरा ही रह जाता है ना? हाँ, लगभग इसमें भी ऐसा ही कुछ है, अभी तक तो अधूरा ही है और भविष्य का नहीं कह सकता। लेकिन इसके पीछे पहले जो इंसिडेंट्स हुए थे उसमें मेरी फैमिली कंप्लीट आर्मी की है और उनकी तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो जस्ट लाइक आर्मी की तरह ही होती हैं, क्योंकि उनका माइंड सेटअप वैसा ही होता है। तो वो चीज़ें मुझे बहुत बाउंड लगती थी। तो उन जगहों पे भी जब मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता तो लिखता था। एक दो बार मैं जनरली बड़े पापा के साथ रहा हूँ बचपन से। पापा के साथ मैं 6 साल की उम्र के बाद रहा नहीं हूँ। पापा मम्मा के साथ, बड़े पापा के साथ ही रहा, एक गार्जियन के तौर पे वो थे। और वो जब बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देते तो मैं फिर लास्ट में अपनी पेन और डायरी उठाता, लिखना शुरू कर देता। जितनी भड़ास होती अपनी पेन कॉपी पे निकाल देता। और मैं बच्चा था तो पापा जब भी कभी उसको पाते, पढ़ते, उसके बाद फिर अच्छी धुनाई होती। बट ये आदत थी, लिखने की नहीं छूटी। काफ़ी पिटे भी कई बार, पापा से कंप्लेंट्स भी हुई। बट फिर विश्वविद्यालय में वही चीज़ें हुई, जब अपने ऊपर डिपेंड हुए तो फिर जब फ्रस्ट्रेशन हुआ तो पेन और कॉपी, इन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा और आज भी उसी का परिणाम है। मकरध्वज जी, देखो, ये तो हमने शुरुआत में ही कहा कि जब जब दिल में दर्द उठा, मानस कुलाया है, तब तब हमने कलम उठाया, कलम चलाया है। तो लेकिन कई बार होता ना कि ज़रूरी नहीं है कि दर्द हो तभी लिखा जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत प्रसन्नता में भी कुछ लिखा जाता है। तो लाइफ में कभी ऐसा, अभी तक की लाइफ में अभी ऐसा मोड़ नहीं आया जब आप बहुत ज़्यादा खुश रहे हों और ऐसा कोई संस्मरण या ऐसा कुछ लिखे हों, कोई खुशी का माहौल? ऐसा संस्मरण मेरी लाइफ में एक सबसे बड़ा रहा है। वो था 12वीं के बाद का। 12वीं में मैंने मैथ ले लिया था और ये मेरे लिए मेरी गलती थी, क्योंकि या ये कहिए कि ये मेरी असफलता का एक कारण था। 12वीं में जब मेरा 12 पास हुआ मेरा और एयू का मैंने एंट्रेंस दिया, तो इस बीच मेरा अभी 12वीं का रिज़ल्ट नहीं आया था। जब रिज़ल्ट आया मैं सीबीएसई बोर्ड से था और 12वीं में मैथ में फ़ेल था। मैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री में भी फ़ेल होता अगर वहाँ प्रैक्टिकल नहीं होते। और ये बाई मिस्टेक मैंने ले लिया था और फ्रेंड्स के चलते। बट मैं मैथ में फ़ेल था और मैथ का मेरा कंपार्टमेंट लगा। एयू का रिज़ल्ट आया, मैं ओबीसी कट ऑफ से पहली कट ऑफ में मेरा आया था, बट मेरा एडमिशन एकदम लास्ट कट ऑफ में हुआ था। और इस बीच मैंने बहुत उठापटक झेली। मैं बनारस गया, लगभग 6 महीने बनारस में रहा। मैंने दोबारा कंपार्टमेंट की तैयारी की, दोबारा मैथ का एंट्रेंस दिया, एग्ज़ाम दिया और उसमें भी बस पासिंग मार्क्स 33 नंबर ही मिले। और जब मेरा लास्ट कट ऑफ में मैं बीएचयू में अपनी काउंसलिंग के लिए खड़ा था, मुझे डीएवी कॉलेज वहाँ पे एक है, वो मिलने वाला था। तो वहाँ पे एक बच्चे ने ऐसे वार्तालाप में पूछा कि आपका कितना नंबर आया है। तो बड़े पापा ने ऐसे बता दिया कि इसका यू में भी हुआ था लेकिन मैथ में फ़ेल था, इसलिए ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने ही बाई चांस बताया कि वहाँ नया कट ऑफ निकला है, आप जल्दी जाओ।
उस समय कट ऑफ 148 का था, मेरा मार्क्स 164 था। और यहाँ पे भी जब मैं प्रवेश भवन पहुँचा तो उन लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन किया कि ये 148 का कट ऑफ चल रहा है, आप 164 के हैं। ऑफिस में पापा को बात करनी पड़ी, तो फिर जब सारे रीजंस बताए गए उन्हें, तब जा कर के जो है उन्होंने एडमिशन कन्फर्म किया। उस समय मैंने एक बार और कलम उठाई थी और इस संस्मरण को लिखा था। उस समय कैसा महसूस कर रहे थे, क्या लिखा था उसमें, कुछ याद हो तो बताएं। उस समय यही कि जिस तरीके से पूरी फैमिली ने उम्मीद छोड़ दी थी, सब ने कहा था कि कोई नहीं, 1 साल और दोबारा पढ़ो और दोबारा पूरा साल बनारस में। इस बार उन्होंने बोला कि प्राइवेट से डालो, पूरी साल रह के पढ़ाई करो वहीं पे और वहीं से एग्ज़ाम देना दोबारा। तो जिस तरीके से सबने उम्मीद छोड़ दी थी और पापा ने उसमें मुझे बहुत फोर्स किया था कि डैड इतने लड़के फ़ेल हुए हैं, तुम अकेले नहीं फ़ेल हो। पापा ने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा और वो आज भी मेरे लिए सबसे बेस्ट फ्रेंड है। इनफैक्ट मेरी गर्लफ्रेंड से लेकर के मेरी दोस्त तक के बारे में उन्हें पता होता है। मेरी फैमिली में किसी को नहीं पता होता है, बट उन्हें पता है कि मेरी कौन गर्लफ्रेंड बन रही है, कौन आज जा रही है और मैं किस समय किस मोमेंट में कहाँ हूँ, एक एक बात की उन्हें नॉलेज होती है। तो उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और उस समय मैंने उनके कहने पे फिर दोबारा 6 महीने में प्रिपरेशन करके और एग्ज़ाम क्रैक किया था। कहते हैं लाइफ इज़ अ लर्निंग प्लेटफॉर्म, हर एक कदम पे हम सीखते हैं। तो ये जो वाक़या हुआ फेल हो जाना, कहते हैं ना लोग अपनी सफलताओं का जिक्र बहुत गर्व के साथ करते हैं, लेकिन जो उनके डिफ़ॉल्ट्स होते हैं, जो उनकी असफलताएं होती हैं, उनको लोग छुपाने का प्रयास करते रहते हैं एक तरीके से। लेकिन मुझे लगता है कि सीखने को कहीं ज़्यादा असफलताओं से मिलता है। तो ये जो आपकी असफलता रही, हालांकि वो अंत में सफलता में परिवर्तित हो गई, वो भी एक पेशेंस का परिणाम है। लेकिन इस बीच की जो जर्नी रही, उसमें आपने भविष्य के लिए क्या सीखा? उस बीच मेरा 1 सेकंड के लिए बहुत क्रिटिकल रहा, क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली है जिसमें लगभग 20-25 लोग हैं और सबने एक तरीके से उम्मीद छोड़ दी थी। कुछ लोगों ने ये भी कहा था, मेरी जॉइंट फैमिली में लगभग सभी बच्चे सक्सेस हैं अपनी अपनी फील्ड में जहाँ हुए हैं, सिवाय मेरे। तो एक मिनट के लिए मुझे ऐसा भी लगने लगा जैसे कि मैं अपनी फैमिली पे बर्डन हूँ, कलंक हूँ। मैंने सबसे बड़ा हूँ मैं अपनी फैमिली में, उसके बाद भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, ऊपर से सबका प्रेशर। तो ये चीज़ें मेरे लिए बहुत क्रिटिकल रहीं। उस समय काफ़ी पापा ने साथ दिया, डैड की चिल रहो, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। और फिर उन्होंने ही बोला कि जो सब्जेक्ट्स, जो टॉपिक्स नहीं आते उनको छोड़ो, जो आते हैं उसी पे इतनी कमांड बनाओ कि उसको ही इतना बेटर कर जाओ, क्योंकि इतना कर सकते हैं कि 33 नंबर आराम से आ जाए। मैंने लास्ट में उन्हीं की बात मानी, उन्हीं पे कमांड्स बनाए, मैंने बाकी चैप्टर्स को तो हाथ तक नहीं लगाया। कुछ मेरी सिस्टर्स ने लास्ट में सपोर्ट किया, जैसे कि अदर जो चैप्टर्स थे जिनमें बस फार्मूला लिख देने से भी नंबर मिलते हैं, तो उसमें मेरी कज़िन्स ने एग्ज़ाम के 1 दिन पहले बताया कि एक काम करो, ये फार्मूले रट लो 2-4, अगर क्वेश्चन आ गए तो फार्मूला ही लिख देना, कुछ नंबर तो मिल ही जाएंगे। और डूबते को तिनके का सहारा, और वास्तव में वो तिनके का सहारा ही बना। 33 नंबर एकदम बॉर्डर लाइन है उसकी, और वही मिला मुझे। तो उस समय ये सीखा कि हाँ, अगर पेशेंस के साथ कुछ करते हैं तो कहीं ना कहीं सक्सेस मिल जाएगी। बस उस जो प्रेशर होता है उसमें घबराना नहीं है, एक बार घबराए तो गए। आप एक बात बार बार रिपीट हो रही है कि फैमिली प्रेशर, हाँ, ये फैमिली प्रेशर। और आमतौर पे जो हमने अनुभव किया है अभी तक, तो व्यक्ति दुनिया भर के बंधनों से तो निकल जाता है, दुनिया भर के जो प्रेशर होते हैं सबसे तो बाहर आ जाता है, लेकिन कई बार होता है कि फैमिली ही हमारे रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। आप उन परिवारों से क्या कहना चाहेंगे जो परिवार इस तरीके का, एक तरीके से कहना जायज़ प्रेशर, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन समाज के 4 लोगों की परवाह करते हुए कि उनका बेटा इतना सक्सेस हो गया है, उनका बेटा ये कर रहा है, उनका बेटा मैं कल एक जगह पढ़ रहा था, चूँकि वार्ता है तो डिस्कस करना आई थिंक बनता है। एक किसी ने स्टेटस लगाया था, उस पे लिखा कि अपने बच्चों की तुलना कभी पड़ोस के बच्चों से मत करें, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे पलटकर आपकी तुलना अंबानी और अडानी से करने लगे, तो आपको तकलीफ़ हो सकती है। तो एक इनफैक्ट ये सत्य बात भी है, किसी भी गार्जियन को अपने बच्चों की तुलना अन्य बच्चों से नहीं करनी चाहिए। फिर भी लोग करते हैं, लोक लाज और सामाजिक मापदंड जो हैं, तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो उन गार्जियन से क्या कहना चाहेंगे आप? वास्तव में पारिवारिक दबाव एक अच्छा दबाव, मतलब काफ़ी बड़ा दबाव होता है, और आप सभी दबाव से निकल जाएंगे, लेकिन पारिवारिक दबाव से नहीं निकल पाएंगे। इसमें एक तो ये भी होता है कि परिवार की उम्मीदें होती हैं, और कुछ उनकी असफलताएं जो होती हैं, जो वो नहीं पूरा कर पाए होते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे पूरा करें, तो उस कारण भी दबाव बनाते हैं। और जहाँ तक कंपैरिजन की बात है, तो कंपैरिजन सभी करते हैं लगभग, और ये नहीं भी करना चाहिए, कुछ हद तक करना भी चाहिए, क्योंकि जब आप करते हैं तो एक मिनट के लिए आपको इस बात के लिए भी मोटिवेट होते हैं कि यार वो जब वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं। तो यहाँ से एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, लेकिन दूसरा ये कि कई बार आप उसी समय फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं कि ठीक है ना, वो कर लिया, अब मुझे क्यों उसके लिए आप फोर्स कर रहे हो।
क्योंकि सब कहते हैं कि हर इंसान में एक गॉड गिफ्टेड अलग नेचर होता है, अलग गुण होते हैं। तो मुझे लगता है कि एक समय के बाद, जैसे कि 12वीं के बाद जो है बच्चों को उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। इतना नहीं कि वो कंप्लीट बिगड़ जाएँ, लेकिन उनके जीवन के फैसले के लिए उनको उन पे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब वो ग्रेजुएशन के जो 2-3 साल होते हैं, इस बीच वो इतने समझदार होते हैं कि वो समझ जाते हैं कि उनका भविष्य कहाँ जा रहा है, किस में उनका इंटरेस्ट है और उन्हें क्या करना है। और जब वो इतना करना समझ जाते हैं तो फिर उसके बाद अब कितना भी दबाव बनाए, अगर उन्हें उधर जाना है तो जाएंगे ही। अगर वो वहाँ नहीं जा पाएंगे तो बिगड़ जाएंगे, दूसरी तरफ जाएंगे, गलत रास्ते पकड़ेंगे। लेकिन आप जिस रास्ते पे कह रहे हैं, बहुत कम संभावना है कि वहाँ जाके वो सक्सेस होंगे, और सक्सेस हो भी गए तो सुकून के साथ ज़िंदगी जिएंगे, ये बहुत कम उम्मीद है। इसलिए इसका कोई मतलब नहीं कि आप दबाव बनाएं, इसको कम्प्लीटली रिजेक्ट करना चाहिए। आप 12वीं के बाद बिल्कुल बच्चों को छोड़िए। हाँ, उन पे ये ध्यान रखिए कि किसके साथ उठ बैठ रहे हैं और कहीं गलत संगत में तो नहीं आ रहे। एक माली की जैसे बाग की रखवाली बाकी उन्हें करता अपने तरीके से खेलने दीजिए, फूलने दीजिए, जहाँ जा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, कभी उस पर इंटरप्ट मत कीजिए, क्या पढ़ रहे हो, यही क्यों पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट पढ़ो। वो जितना पढ़ेंगे, जितना देखेंगे, जितना जानेंगे, जितना उनका इंटरेस्ट जिधर बढ़ेगा, वो उधर खिलते चले जाएंगे। लेकिन आप दूसरी की तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो मुड़ तो जाएंगे हल्का सा, लेकिन वो पूरी तरीके से सक्सेस नहीं होंगे, फिर उसी में रह जाएंगे। चलिए वापस आते हैं आपकी पुस्तक की तरफ, जो मेरे ना हुए। इसमें एक शीर्षक है, मैंने देखा कि दोस्ती के रिश्ते में दोस्ती के ताबूत की आखिरी कील। हाँ, तो ये जो आखिरी कील वाला मैटर है, ये क्या है, इसके पीछे की क्या कहानी है? जिस उम्र में हम लोग हैं, लगभग ये 18-19 की उम्र है, और इस उम्र में लगभग विश्वविद्यालय में जितने लोग होते हैं या कहीं भी, जब हम लोगों के उम्र के आप युवा से बात करेंगे तो सीधे कहता है कि मैं दोस्ती के लिए जान भी दे दूँगा। चाहे वो इश्क हो, मोहब्बत हो, दोस्ती हो, इन तीनों ही चीज़ों में वो कहता है हम जान दे देंगे, आप मांगो तो सही। तो इसमें ये उनकी गलती नहीं है। ये एक तो उनका हार्मोन्स जो होता है वो उतना लेवल हाई होता है, और दूसरा कि उनका जो एक इस उम्र में, चूँकि उनका जो क्या बोलते हैं, एनर्जी होती है उनकी बॉडी की, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। इस उम्र का जुमला है ये एक तरीके से जुनून है। तो इस उम्र में लोग कहते हैं, और इस उम्र में वास्तव में लोग दोस्ती बहुत दिल से निभाते हैं। फर्स्ट ईयर में हम लोग भी आए थे विश्वविद्यालय में, शुरू के 2-3 महीने तो विश्वविद्यालय समझने में लगे। तब दोस्तों से दोस्त बनाते हुए डर लगता था, कौन कैसा होगा, कैसा नहीं, कहीं बिगड़ तो नहीं जाएंगे। तो उसके बाद जब कुछ लोग बने, दोस्ती हुई, और फर्स्ट ईयर हम लोग का काफ़ी अच्छा भी था। बट फिर धीरे धीरे समय के साथ और परिस्थितियों के साथ लोगों का नेचर पता चलता है। तो वो चीज़ें मेरे साथ भी हुई, धीरे धीरे लोगों का नेचर पता चला अलग अलग समय पे कि कौन किस नेचर का है, कैसा है। कुछ के साथ हम लोगों ने बहुत बेहतर भी किया, और कुछ के साथ समय के साथ धीरे धीरे सबका नेचर पता चला। और मुझे एक बात इस समय में, कार्यकाल में समझ में आई कि किसी भी रिश्ते में ये मेरे लिए हमेशा से कोड लाइन रही है मेरी लाइफ के लिए, कि किसी भी रिश्ते में तब तक रहिए जब तक आप वहाँ एक पेपर बन के हैं, एक डॉक्यूमेंट के पेपर की तरह, जिसको बहुत संभाल के रखा जाता है। जिस दिन आप कूड़ा समझे गए, तो उनके कूड़ा समझने से पहले आप उनकी लाइफ से लेफ्ट हो जाओ, तो आपकी वैल्यू बनी रहेगी। बट अगर आपको कूड़ा समझ करके कुछ समय बाद मोड़ के फेंक दे रहा है, तो फिर आप कभी नहीं रिवाइंड कर पाओगे। लेकिन अपने हिसाब से समय से निकल जाओ, ये बेहतर है। तो मैंने ये सीखी यहाँ पे। आपके साथ कभी रिश्तों में ऐसा हुआ, किसी ने कूड़ा समझा या ऐसा कुछ? स्पष्ट तौर से नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन कैसे बताना चाहिए? ये तो है कि विश्वविद्यालय ने ये बताया कि रिश्तों को हमेशा दिल से नहीं निभाओ, दिमाग लगा के निभाओ, क्योंकि हर रिश्ते दिल से निभाने के लिए नहीं होते। ये मैंने यहाँ विश्वविद्यालय में आके सीखा। विश्वविद्यालय ने साहित्यिक मंच दिया, लेकिन साथ ही साथ ये बताया कि रिश्ते हर बार दिल से मत निभाओ। हाँ, मुझ में एक वास्तव में एक कमजोरी है कि मैं लोगों से दिल से बहुत जल्दी कनेक्ट होता हूँ, लेकिन विश्वविद्यालय के 1 साल बीतने के बाद और आज मैं फाइनल में हूँ, 4 महीने का यहाँ और समय बचा है मेरे पास। इतना समझ में आया कि दिमाग जितना ज़्यादा रहेगा उतना लोगों से हर्ट कम होगे, और समय के साथ लोगों के जाने के साथ तुम और मजबूत होते जाओगे। लेकिन अगर दिल से कनेक्ट हैं तो जितना लोग टूटेंगे, गिरते तुम जाओगे, जाएंगे वो, लेकिन गिरोगे आप। तो वहाँ पे इतना समझ में आया कि हाँ, दिमाग हर जगह लगाओ। बस ये देख लो कि जब इंसान की सही पहचान हो जाए तो फिर उसको दिल के करीब आने दो, वरना दिमाग के साथ ठीक है, हाय हेलो, चलते जाओ। कोई ऐसे इंसिडेंट या एक्सीडेंट जिसने आपको इस निष्कर्ष पे लाके रोक दिया कि रिश्ते दिल से नहीं दिमाग से निभाओ? कोई ऐसी घटना आप साझा करना चाहें? मैंने इस बात का किताब में भी जिक्र किया है। जिस इंसान के लिए हम लोगों ने बहुत कुछ किया, एक मेरी दोस्त थी, मैं उसका भी नाम नहीं लूँगा। उसको हम लोगों ने बिल्कुल अपने बच्ची की तरह पाला था। एक्चुअली वो हम लोग की दोस्त थी, लेकिन हम लोग के लिए वो बिल्कुल हमारी बच्ची की तरह थी, एकदम छोटी सी थी, क्यूट सी, और हम लोग से बिल्कुल अपनी बच्ची कहते थे। वो कहीं भी हर मोमेंट पे खड़ा होना, लेकिन कुछ लोगों के सिर्फ कहने पर से उसने हम लोगों के कैरेक्टर पे उंगली उठा दिया, डैट नो तुम लोग ऐसे हो वैसे हो।
उस दिन समझ में आया कि नहीं रिश्ते दिमाग से निभाओ ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कैरेक्टर की उंगली बहुत बड़ी उंगली होती है। चलिए, एक विषय और था इसमें, रोबोट। तो सब कुछ तो समझ में आया कि आखिरी कील मीन समझ में आता है कि रिश्ता यहाँ से ख़त्म हो गया। लेकिन ये जो रोबोट की कहानी है ये थोड़ा सा ऊपर से निकल गई कि ये रोबोट का क्या किरदार है आपके इस पुस्तक में? रोबोट की वो लड़की है जिसके ऊपर मैंने किताब लिखी है, और ये मधुबन गार्डन यही गार्डन है जहाँ पे मैं विश्वविद्यालय में उनसे बहुत रिक्वेस्ट के बाद पहली बार मुलाकात हुई थी। बस उनका ये जो वाटरफॉल बना है इसके उस तरफ हम लोग पहली बार मिले थे। 10 मिनट का मैंने उनसे समय लिया था बहुत रिक्वेस्ट के बाद, और उनसे लगभग बात होने के बाद काफ़ी समय तक साथ रहने के बाद एक बात समझ में आई कि वो थोड़ी सी अलग थी और लोगों से। मतलब वो चीज़ों को समझती है लेकिन वो कभी गांव में रही नहीं, रिलेशंस के बीच बहुत ज़्यादा नहीं रही है। उसने शुरू से बुक कॉपीज़ का एक बंद कमरा देखा था, तो उसके बाद उसे ये सारी चीज़ें पता नहीं थी। उसके लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं थी। अगर आप उसको कहीं मलिन बस्ती में लेके चले जाइए तो उसको लगता था ये सब क्या है, क्या ये भी हमारी दुनिया में ही है। वो इस टाइप की थी बिल्कुल। वो दिल्ली की तरफ जैसे बहुत हाई फाई सिटीज़ होती हैं, इसी तरीके से बनारस में बहुत हाई फाई सिटीज़ होती हैं। तो वो बनारस में एकदम हाई फाई सिटी से, जैसे दुर्गा कुंड है वहाँ से है, और उसने उन जगह के एरियाज़ को देखा था। तो मलिन बस्तियाँ उसने कभी देखी नहीं, मॉल्स वगैरह में घूमी थी। तो जब वो यहाँ आई तो चीज़ों को देखा, फिर रिश्तों को देखा कि ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, इनमें इतना उठा पटक क्यों है। तो इस बीच मैंने उसको इसलिए रोबोट कहा कि तुम बिल्कुल मशीन की तरह हो, इसलिए मैंने उसका नाम रोबोट रखा। जो चीज़ों को अगर आपको रोते हुए देखेगी क्या इट्स ओके रो मत, बट इसके आगे कुछ नहीं कि उसको मतलब कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है, कोई चीज़ें नहीं। वो सीधे कहती है इट्स ओके, कोई बात नहीं यार, होता है। हर चीज़ को साइंटिफिक वे में लेकर के इग्नोर कर देती है। तो यहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, तुम वास्तव में एक मशीन हो और इसे एक इंसान में बदलने की ज़रूरत है अभी, इसलिए मैंने उसका नाम रोबोट रखा और पूरी किताब मैंने उसी रोबोट पे लिख दी। तो उस रोबोट को आज आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे यहाँ से? उसके लिए आज मैं उस सिचुएशन पे हूँ जब मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने इन 3 सालों में 2.5 साल, लगभग 1 साल तो मैंने उसके साथ रहा नहीं, लेकिन इन 2.5 सालों में मैंने समाज की तरफ उसे बहुत आकर्षित किया, कोशिश की बहुत खींचने की, रिश्तों के बारे में बताने की कोशिश की, इमोशंस के बारे में समझाने की कोशिश की। मैंने कई बार उसे अपनी फीलिंग्स बताई और एक बदलाव मैंने पाया, वो हमेशा कहती है कि आज से पहले मैं कभी लड़के जब मुझे प्रपोज़ करते थे तो मैं सीधे थप्पड़ उठाती थी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद अब मैं किसी से बहुत पोलाइटली बात करती हूँ, उसके इमोशंस की रिस्पेक्ट करते हुए। तो ये मेरे लिए अब तक का उसकी लाइफ में सबसे बड़ा अचीवमेंट भी है, और मैंने बहुत कोशिश की है उसको बदलने की। आई डोंट नो कि इस ग्रेजुएशन के बाद वो मेरी होगी नहीं होगी, कभी एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, बट हाँ गॉड से प्रे करेंगे कि अगर मैंने उसे चेंज कर पाया हूँगा जितना भी, तो लाइफ में कोई ऐसा इंसान फिर मिले तो उसे वो रिजेक्ट करने की जगह एक्सेप्ट करे। इतना ही मैसेज होगा उसके लिए। तो जो मेरे ना हुए एक तरीके से एक कई लोगों की तरफ ये इशारा कर रहा है, लग रहा है ऐसा कि जैसे इसमें कई लोगों की कहानी छुपी हुई हो। तो एक वो रोबोट जिसकी आप अभी बात कर रहे थे, उसके अलावा भी कोई किरदार है जिसने आपको इतना आहत किया कि आपकी कलम ने ऐसा शीर्षक तय किया इस पुस्तक के लिए, कोई और किरदार? जो मेरे ना हुए, इसमें कई लोगों को मैंने इसलिए रखा क्योंकि कुछ विश्वविद्यालय के दोस्त थे, कुछ सीनियर्स भी थे जिनसे मैं बहुत अटैच था, लेकिन सबकी कहानी बताइए। नहीं, सबके बारे में विस्तार से बताना संभव नहीं है। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है, लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि लेकिन ये था कि बहुत सारे लोगों ने इसे देखने के बाद, बहुत सारी चीज़ों को समझने के बाद, मैंने लगभग सबको अराउंड करके इस किताब को लिखा। हाँ, इस किताब में जो एक सौम्या कैरेक्टर है, ये वास्तव में एक कैरेक्टर है जिसके बारे में आज मैं आपके चैनल पे ही खुलासा करता हूँ। ये वास्तव में एक कैरेक्टर है, बनारस में ही मिली थी मुझे जब मैं 12वीं पास किया था, और जब मेरा ग्रेजुएशन AU में अभी एडमिशन नहीं हुआ था। इस बीच मेरे पास लगभग 6 महीने 5 महीने का समय था। इस बीच मैंने वहाँ पे संकल्प नाम की कोचिंग है बनारस में, मैंने वहाँ से AU के एंट्रेंस के लिए कोचिंग भी की, और उस कोचिंग में एक बच्ची थी या मेरी बैचमेट थी, बच्ची नहीं कहूँगा उसे, सौम्या उसका रियल नाम था। और लगभग 5 महीने में पूरा क्लास उसके पीछे पागल था, और वास्तव में बहुत खूबसूरत थी। और उसमें एक चीज़ था कि उसको मेरा नेचर बहुत पसंद था, और इस कारण उसने 6 महीने मुझे बहुत पसंद किया। मुझे उसकी सारी फीलिंग्स पता, हाँ मुझे उसकी सारी फीलिंग्स पता थी, लेकिन मैंने हर बार उसको डिनाई किया।
जस्ट लाइक जो हालत मेरी इस समय यहाँ इस सौम्या को लेकर के, वही हालत उस समय उसकी थी मुझे लेकर के। लगभग मैंने उसके 20 नंबर ब्लॉक किए। उसने 20 अलग अलग नंबर, हाँ, मुझे 20 अलग अलग नंबरों से उसने कॉल किया। मैं उस समय तैयार नहीं था खुद को लेकर के कि नहीं, मुझे इसे एक्सेप्ट करना है। 12वीं पास किया हुआ छात्र था, चीज़ों भविष्य को लेकर के, मम्मी पापा के सपनों को लेकर के बहुत नर्वस था। उस समय मैं इस चीज़ के लिए बहुत वो था, बट मैंने जो चीज़ें की, बाद में मुझे उसकी आखिरी कॉल आई थी जब मैं सुभाष चौराहे पे था सिविल लाइन में, रात को 8 बजे। उसने आखिरी कॉल किया था किसी और के नंबर से, वो शायद 21वां नंबर था, और उसने सीधे बोला था कि ये मेरी आखिरी कॉल है तुम्हें, तुम्हारी लाइफ से जा रही हूँ, अब कभी रिवाइंड नहीं। मुझे आज ये भी नहीं पता वो ज़िंदा भी है या नहीं। मैंने उसे बहुत खोजा, बनारस भी गया, कोचिंग भी गया, सारे एड्रेस, सारे कॉन्टैक्ट्स थाने, कहीं नहीं मिली वो। इसलिए मैंने नाम वही सेलेक्ट किया, और मुझे लगता है कि जो मैंने कभी उसके साथ किया, आज इस सौम्या के रूप में मुझे मिल रहा है। आपने कभी पलट कर उन कॉन्टेक्ट्स पर जाकर चेक करने का प्रयास नहीं किया, या वो किया। इंस्टीट्यूट? बनारस गया, बनारस के हर कॉन्टैक्ट में, चाहे वो जहाँ रही हो, जिस हॉस्टल में थी, जिस कोचिंग में थी, जहाँ जहाँ वो जाती थी। एक्चुअली हम लोग काफ़ी समय साथ थे, लेकिन मैं एक दोस्त मानता था और वो मुझे हमेशा दूसरे वे में लिखती थी। लेकिन ज़्यादातर समय हम लोग साथ में बिताते थे क्योंकि हम एक अच्छे दोस्त थे। और मैंने बहुत खोजा, कई बार उसके कॉन्टैक्ट्स पे दोबारा जो नंबर कभी हमेशा बंद देता था, मैं हर शाम उस पर कॉल करता था। नहीं मिला वो कॉन्टैक्ट मुझे दोबारा। उसमें एक चीज़ था कि वो नंबर एक बार लगा लगभग 1.5 साल बाद, तो वो दूसरे के नाम से अलॉट हो चुका था। और अजीब कॉन्सिडेंस ये था कि उसका भी नाम सौम्या ही था। तो पहली बार में मुझे भ्रम हुआ कि शायद मेरा नंबर सही जगह लग गया, बट बाद में उन्होंने बताया नहीं, ये मेरा नया नंबर है और मैंने अभी अभी इसे अलॉट कराया है। जैसे कि इस किताब को लिखे जो इन्होंने पब्लिश किया है, वो पब्लिशर भी सौम्या ही है। तो ये सौम्या नाम मेरी लाइफ में बहुत घूम फिर के लास्ट तक मेरे ही पास रहा है, इसलिए मैंने लास्ट में इस कैरेक्टर का नाम भी सौम्या ही रखा। और ये वास्तव में मेरे लिए एक बड़ा है कि मैंने, कह लीजिए कि मैंने उसके पश्चाताप के रूप में उसका नाम इस बुक में मेन कैरेक्टर के रूप में रखा है। बाकी जो चीज़ें मैंने उसके साथ मैंने की, आज शायद ये सौम्या मेरे साथ कर रही है। रिश्तों का काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है आपने। हाँ, ये कई जगह पर आप एक तरीके से जो होता है ना अड़ियल बैल, कहीं कहीं पर आप साबित हुए, आज आपके लिए कोई साबित हो रहा है। तो लेकिन इन सभी के बीच में, जैसा कि आज का जो समय है, लोग ज़रूरत से मतलब रखते हैं, ज़रूरत से रिश्ता रखते हैं। इन सब चीज़ों के बीच में रिश्तों को और अधिक प्रगाढ़ किया जाए, दूर तक ले जाया जा सके, इन सब चीज़ों पे आपका क्या निष्कर्ष है? आपको क्या लगता है कैसे दूर तक बढ़ाया जा सकता है? मैंने एकदम शुरू में एक लाइन कही थी कि आज रिश्तों में दिमाग की ज़रूरत है। वास्तव में है। अब तक जितने लोगों के साथ रहा हूँ और अब विश्वविद्यालय में आने के बाद ये लगा कि अगर रिश्तों में दिमाग नहीं है तो शायद हर कोई आपको और आपका फ़ायदा उठा करके आपको बेवकूफ़ बना करके निकल जाएगा। आप लास्ट में रोने और पछताने के अलावा कुछ नहीं आपके पास बचेगा। जहाँ तक रिश्तों की प्रगाढ़ता की बात है, तो ये तो है कि इस उम्र में हमारे यहाँ जो है अट्रैक्शन बहुत होता है, और अट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कि लोग बहुत तेज़ी से, लड़के भी अट्रैक्ट होते हैं, लड़कियाँ भी अट्रैक्ट होती हैं। हालांकि इस किताब में मैंने लड़कियों के संदर्भ में लिखने से बहुत बचने की कोशिश की है, क्योंकि ये हमारा समाज एक फेमिनिस्ट है और यहाँ आप लड़कियों के बारे में भले ही सही बोलो, लेकिन कई बार जो महिलाएं होती हैं उनको बुरा लगता है और वो सीधे खड़ी हो जाती हैं कि आपने बोला कैसे, माफ़ी मांगो। मैंने महिलाओं के बारे में टिप्पणी से बचा है, लेकिन ये कहूँगा कि चैनल पे आपने जहाँ तक रिश्तों की बात है, प्रगाढ़ता है, और ये ज़रूरी नहीं कि इस उम्र में हर लड़का जो है अट्रैक्शन का ही शिकार हो। कुछ लोगों में वास्तविकता भी होती है जिन्हें आपको समय के साथ समझ करके उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। ये लगभग मेरे हर यूथ को ये मैसेज है कि आप जो चीज़ों को अट्रैक्शन मानते हो, ठीक है, गलत को गलत मानना चाहिए, लेकिन अगर गलत में सही मिले तो उसे एक्सेप्ट भी करना चाहिए। और प्रगाढ़ता है, कुछ समय में लोग अपने आप ही प्रगाढ़ हो जाते हैं जब उन पर जिम्मेदारियाँ आती हैं। चलिए ठीक है, ये तो रिश्तों की बात रही। कुछ और भी बातें हैं जो आवश्यक है जानना, कि कैसे वो क्या समस्याएं आई आपके सामने। जैसे इससे पहले मैंने शुभम जी से भी बात की, जब उन्होंने पुस्तक का अपने प्रकाशन करवाया, तमाम समस्याएं उनके सामने आई। क्या ऐसी कोई समस्या इकोनॉमिकल या किसी तरीके की समस्या आपके सामने आई इस पुस्तक को पब्लिश करने के लिए, और आई तो कैसे आप उनसे निपटे, किसने सहयोग किया, कैसे हुआ? इकोनॉमिकल तौर पे थोड़ी बहुत परेशानियाँ आई, लेकिन उतना मुझे फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि पापा है ना।
पापा हैं, और पापा वास्तव में पापा ही हैं। उनके आगे मेरे लिए पूरी दुनिया फेल है। तो आर्थिक तौर पे समस्याएं नहीं आई। हाँ, आखिरी समय में एक तो था कि इसको मैंने 28 जून को इस किताब को पूरी की थी, और 28 जून के बाद मुझे ये किताब 28 नवंबर को हैंड ओवर हुई। 28 नवंबर को नहीं, 29 नवंबर को, 29 नवंबर की सुबह करेक्ट 5 महीने बाद ये किताब मेरे हाथ में आई। इस बीच मुझे कई बार लगा कि शायद किताब लिखना मेरी बेवकूफ़ी है। एक दो लोगों ने मना भी किया कि अभी पढ़ने की उम्र है, पढ़ो, क्या फालतू काम कर रहे हो, इधर उधर ध्यान मत भटकाओ, यूपीएससी है वगैरह वगैरह। बट लास्ट में चीज़ें पॉजिटिव नहीं। आखिरी समय में पब्लिशर से भी थोड़ी बहस हुई कि आप डिलीवरी में इतना समय ले रहे हैं, ऐसा है वैसा है। बट कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो बस यही रहा इसका। तो एक और बड़ा विषय इस पुस्तक में छुपा हुआ है। एक आंदोलन की चर्चा आपने की है इस पुस्तक में, तो उस आंदोलन की क्या पृष्ठभूमि थी, और उस आंदोलन ने इस पुस्तक में, जो कि पूरी पुस्तक एक तरीके से संवेदनाओं पर केंद्रित है, रिश्तों के संवेदनाओं से बनी हुई इस पुस्तक में उस आंदोलन को जगह मिली, तो उस आंदोलन का इस पुस्तक से क्या लेना देना है? मैंने इसको रिश्तों से इसलिए जोड़ा है क्योंकि उस आंदोलन में भी रिश्तों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मेरे लिए, सकारात्मक या नकारात्मक? सकारात्मक तौर से। क्योंकि जैसे कि आपको पता है, मेरी पूरी पुस्तक जो है मुख्य तौर से भावनाओं से के ऊपर लिखी हुई है, या भावनाओं से जुड़ी है। 12 जनवरी का दिन था, और आईसीएम में मेरे कुछ दोस्त हैं, उन लोगों ने एक आंदोलन बहुत पहले से प्लान किया था कि एक आंदोलन करेंगे ऑफलाइन कक्षाओं को खुलवाने के लिए। और उनके आंदोलन से मैं और मेरा एक और दोस्त है, हम दोनों बाहर रहे, क्योंकि उनका एक सांगठनिक आंदोलन था, तो हम लोग शुरू से बाहर रहे। लास्ट में क्योंकि ये उनका संगठनिक था, तो हमने कहा यार आप देखो, आपका आंदोलन है, आप करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में उन लोगों ने एक शाम चाय पे बुलाया और सीधे कहा कि यार एक दोस्त के नाते, तो यहाँ पे भावनाएं जुड़ी, और भावनाओं ने फिर हमें आंदोलन में खींचा। फिर हम लोगों ने 10 दिन काफ़ी मेहनत की, अब फिर भीड़ नहीं आ पा रही थी। लास्ट में मैंने फिर दोबारा भावनाओं का प्रयोग किया। मेरे जो रिश्ते थे सीनियर्स के साथ, मैंने उनसे सहयोग मांगा। यहाँ पे भी मैंने भावनाओं को इसलिए रखा क्योंकि उन्होंने भावनाओं के तौर पे कहा कि यार तुम करो, हम हैं साथ में। और उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में जो है उन्होंने सहयोग किया, लोगों से मिले जुले, कॉल करके लोगों को बुलाया, पूरे आंदोलन में साथ रहे। चाहे वो वीसी की गाड़ी के आगे लेटना हो, चाहे वो ऑफिसर्स से बहस की बात हो, पुलिस वालों से झड़प की बात हो, हर चीज़ में लगातार उन्होंने एक गार्जियन बन के, एक प्रोटेक्टर बन के हर चीज़ उन्होंने की, और हर जगह उन्होंने साथ दिया। तो मैं उसको कहूँगा कि सीनियर परंपरा, जैसे कि हमारे विश्वविद्यालय में कहा जाता है कि सीनियरों में जो है, अगर एक जूनियर है, नो डाउट कि सीनियर्स कई बार जूनियरों को परेशान करते हैं, लेकिन जब वही जूनियर एक बार उनसे ये कहने आता है सर मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसके पास रहे न रहे दूसरे से मांग करके वो अरेंज कराता है, लेकिन अपने बच्चे की तरह उसे उतना ही प्यार भी करता है। तो मैं विश्वविद्यालय की सबसे खूबसूरत परंपरा सीनियर परंपरा है, जिसके बारे में मैंने इसमें जिक्र किया है, और वास्तव में विश्वविद्यालय ने मुझे ये गिफ्ट बहुत अच्छा दिया, सीनियरों से अच्छी जान पहचान, और जिस तरीके का उन्होंने प्यार दिया, जिस तरीके का मार्गदर्शन दिया, आज विश्वविद्यालय में एक अच्छी छवि के रूप में लोग मुझे जानते हैं। चाहे वो डिबेटर हों या फिर एक अच्छे वार्ता के तौर पे, उसमें मैं मुख्य भूमिका सीनियरों की मानता हूँ, क्योंकि अगर उनका मार्गदर्शन नहीं होता तो यहाँ राजनीति में कदम रखते और भटकते वक्त नहीं लगता है। यहाँ हर दूसरा छात्र कहता है कि हमें नेता बनना है, लेकिन जिस तरीके से मैं राजनीति में फर्स्ट ईयर में काफ़ी एक्टिव भी था, लेकिन जिस तरीके से उन लोगों ने हाथ पकड़ के चलना सिखाया, गलत से सही पे ले आया, मैं उनके लिए जीवन भर आभारी हूँ, और इस विश्वविद्यालय के लिए कि उन्होंने इतने अच्छे सीनियर्स दिए। अपने जीवन की कुछ सफलताएं बताइए जिनको लेकर के आप अक्सर जब अकेले हों तो अगर उनकी याद आ जाए मस्तिष्क में तो मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाए कि हाँ मैंने ये चीज़ हासिल की है, ऐसी कुछ चीज़ें हों। मेरे जीवन की मुख्य सफलताएं 2-3 ही रही हैं। जैसे कि एक 12वीं पास के बाद जो एयू में एंट्रेंस था, वो मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जब मेरी फैमिली को पहला होप मिला था, और ये मेरी लाइफ का पहला सक्सेस था, जब उनको पहली होप मिली थी डैड की, हाँ ये भी आगे जा सकता है। और उन लोगों ने फिर उसके बाद एक अलग धारणा, कम्प्लीटली अलग धारणा बनाई कि नहीं ये आईएएस या आईपीएस बन के दिखाएगा। उससे पहले लोग कहते थे कि तुम कुछ नहीं करोगे, बट ये एक जो सबसे बड़ा चेंज आया था लोगों के माइंडसेट में, खुद मेरी फैमिली में, ये सबसे बड़ा भरोसा मैंने जीता, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। दूसरी कि मैंने एक मध्य प्रदेश में एक डिबेट लड़ी थी, जिसमें मुझे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सम्मानित किया था, और साथ ही एक पदवी से भी सम्मानित किया था, स्पिरिट ऑफ द डिबेट, डिबेट की आत्मा। उसके बाद फिर विश्वविद्यालय और हर जगह मैंने कई जगह पे डिबेट्स की। उनमें एक और मेरी डिबेट थी सीएमपी में, 370 पे डिबेट थी,
370 जनरली कि हमारे यहाँ सबसे ज्वलंत मुद्दा माना जाता था, 370 उसमें बैन हुआ था। उस पर नकारात्मक तौर पे बोलना बहुत बड़ा मेरे लिए चैलेंज था। और उस समय उसमें इतने बड़े बड़े डिबेटर्स आए थे। मैंने 1.5 साल में जितने लोगों को देखा था और जिनके सामने मैं हारा था, आज वो सब उस मंच पे खड़े थे जहाँ पे मुझे भी लड़ना था, और बिल्कुल विपरीत धारा में जाकर के, नेगेटिव बोल करके। तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा मंच था। मैंने उसके लिए बहुत मेहनत भी की और मैं द्वितीय रैंक पाया भी। और वो उस समय मैं खुश इसलिए हुआ था क्योंकि वही लोग जिनको मैं कभी सम्मानित होते देखता था, उनको आज मैं अपने सामने हारा हुआ देखा था। तो मुझे इस बात का लगा कि नहीं, आज जो जीत रहा है कल वो हार सकता है अगर हम मेहनत करें तो। ये 2-3 मेरे लिए बहुत यादगार और मुख्य सफलताएं रही हैं। कुछ असफलताएं जो आपको परेशान करती हों? असफलताएं जीवन में रही हैं। बचपन से पापा का सपना था कि मैं सैनिक स्कूल में पढूं। उन्होंने 2 साल मुझे एक अलग से कोचिंग में भी डाला। मेरे छोटे भाइयों का निकल गया, मेरा नहीं निकला, जबकि मैं सबसे बड़ा था। वहाँ पहली बार उम्मीद टूटी। सीएचएस का एंट्रेंस दिया। अब मैं 11वीं में मैथ लिया था। 1 साल पढ़ने के बाद मैंने दोबारा ड्रॉप करने की सोची। मैंने सीएचएस का एंट्रेंस दिया, सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस का। मेरा वहाँ पे 52 नंबर था और 54 नंबर पे कट ऑफ बंद हुई थी। तो वहाँ 2 नंबर से मैं चूका था, जिस रात मैंने बहुत रोया था डैड की। मैं 2 नंबर से सिर्फ सीएचएस से चूक गया, वरना शायद मेरे 12वीं में अच्छे मार्क्स होते। फिर मैंने जिस तरीके से मैथ 12वीं का रहा रिज़ल्ट, उसमें भी मैथ में फ़ेल, ये भी एक मुख्य असफलता रही। असफलताओं का लंबा अंबार है। इस बीच सफलताएं कुछ हैं, लेकिन इतनी ज़ोरदार हैं ये, जो उन सभी असफलताओं के आगे पर्दा डालने में सक्षम है। अपने लाइफ का कोई ऐसा निर्णय जिस पे आपको गर्व महसूस होता हो कि इस मोड़ पे हमने ये निर्णय लेकर के बहुत अच्छा किया था, कोई ऐसी याद? ऐसा निर्णय एक ही रहा है अब तक का। अब तक मैंने सीबीएसई बोर्ड 12वीं तक इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है, लेकिन मैंने डायरेक्ट एयू में एडमिशन लेते हुए हिंदी मीडियम चुना। वो मीडियम जिससे मैंने कभी पढ़ाई नहीं की है। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। सबने कहा यूपीएससी के लिए इंग्लिश मीडियम ज़्यादा ज़रूरी है, रिज़ल्ट उससे ज़्यादा आते हैं। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, यूपीएससी निकले ना निकले अलग चीज़ है, लेकिन करूँगा तो हिंदी मीडियम से ही। और मैं आज उसमें सक्षम हूँ। हिंदी मीडियम से अच्छी पढ़ाई मेरी चल रही है। इस किताब को मैंने लिखा हिंदी मीडियम से ही, इसलिए ये मेरे लिए सबसे बड़ा एक गौरवान्वित फ़ैसला है। दूसरा कि मैंने साक्षी सॉरी, इसको एडिट करिएगा। जैसा कि मेरे लाइफ में जो साक्षी रहे हैं सबसे ज़्यादा पापा मेरे हर डिसीजन के साक्षी रहे हैं। और उन्होंने जिस समय मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया वो था कि मैंने जब उन्हें अपनी पहली बार सौम्या के बारे में बताया जो इस किताब में है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि आप पढ़ाई करो, लेकिन उस बच्ची को कभी फोर्स मत करना। अगर वो कभी मान गई तो बधाई हो, हमें कोई और क्योंकि ये लाइफ आपकी है, आप अपने अनुसार निर्णय लेना। अगर नहीं मानी तो भी उसकी इज्जत करना, कभी उसे गिल्टी फील मत कराना। ये चीज़ उन्होंने सिखाई और वास्तव में ये निर्णय अब तक मुझे सही लगा है कि मैंने इस सौम्या को चुन के गलत नहीं किया अपनी लाइफ में। ये तो बात थी उस निर्णय की जिस पे आपको गर्व होता है। कोई ऐसा निर्णय जिस पे आपको बार बार अफसोस होता हो, काश उस समय हमने ये निर्णय ना लिया होता? 12वीं में मैथ लेना। मेरे लिए सबसे बड़ा। इसके अलावा आ, बनारस से मिलता जुलता कुछ? हाँ, वो सौम्या जिसको मैंने रिजेक्ट किया, अगर मैं उसे रिजेक्ट नहीं करता, मुझे थोड़ा और समय लेना चाहिए था उसके बारे में सोचने के लिए, क्योंकि मैं नहीं जानता कि उसके जितना कोई इंसान मुझे दोबारा मेरी कद्र कर पाएगा या नहीं, लेकिन उसने बहुत किया। वो ऐसी इंसान थी जो मेरे एक एक मोमेंट पे पूछती थी, ठीक हो, खाना खाया। मीन्स जितनी कॉल्स पापा की नहीं आती थी दिन भर में, उससे ज़्यादा कॉल्स उसकी आती थी। और कभी ये इस इंटेंशन से नहीं कि उसका समय बर्बाद कर रही है। हमेशा बहुत ज़्यादा बात भी नहीं करती थी, बस इतना जानना कहाँ हो, ठीक हो कि नहीं। उसके बाद फिर ठीक है, पढ़ना, ये काम, ये एक्टिविटी मत करना, वो एक्टिविटी मत करना। एज अ गार्जियन मुझे वो डील करती थी। तो लाइफ में मेरे लिए सबसे बड़ा अगर कहें कि अफसोस अब तक रहा है, उस सौम्या को रिजेक्ट करना, जिसे मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए था। अगर आज ये वीडियो किसी माध्यम से वहाँ तक पहुँच जाए तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? अपने इस फैसले पे सॉरी बोलना चाहेंगे? यही कहूँगा, सॉरी फॉर एवर। शायद मैं इस गलती के लिए खुद को भी कभी ना माफ़ कर पाऊँ जो मैंने किया है कभी। और अगर वो वापस आ जाए? नहीं। ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ,
और वापस नहीं लौटना चाहता, ना मैं उसको कभी दोबारा फेस कर पाऊँगा उस कंडीशन पे। हाँ, अगर इस सौम्या ने कभी हाथ छोड़ा और सामने वो रहीं, तो मैं इस बात से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊँगा कि मैं उनका हाथ थामूँ, क्योंकि उनके बारे में जितना मैं जानता हूँ और जितना वो मेरे बारे में जानती हैं, कोई नहीं समझ सकता। तो ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती रही है कि मैंने उन्हें छोड़ा। कोई और घटना लाइफ की जो आप साझा करना चाहें? हाँ, बिल्कुल। एक बात मैं कहना चाहूँगा, हमारी यूथ से फैमिली का प्रेशर अच्छा होता है, लेकिन अब आप इतने सक्षम होते हैं कि आप अपने सही और गलत का निर्णय ले सकें। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि फैमिली ज़बरदस्ती प्रेशर बना रही है, गलत प्रेशर बना रही है, तो ऑब्जेक्शन करिए, क्योंकि पहला कदम आप चलना भी घर से ही सीखते हैं, और जब पहली बार आप लड़ना सीखेंगे तो वो भी घर से ही सीखते हैं। मैंने वास्तव में बहुत विद्रोह किए हैं, मैं जनरली गलत के साथ कभी खड़ा नहीं होता। जनरली क्या, मैं आज तक नहीं हुआ, और ये चीज़ मैंने घर से ही सीखी। जब मुझे कभी लगा कि नहीं आप गलत हो, चाहे वो फैमिली रही हो कोई भी, तो मेरी जॉइंट फैमिली, जैसा कि मैंने बताया, जब मुझे मेरी फैमिली के अदर लोग गलत लगे और मैंने ऑब्जेक्शन किया, तो अगर उन्होंने जैसे डांटने की कोशिश की, तो पापा मेरे साथ खड़े रहे कि नहीं ये यहाँ पे सही है। तो जैसे कि पापा सपोर्ट भी मिला। और कोई भी हो, अगर आपको लगता है गलत है, तो आइदर पापा हो, मम्मा हो, या फैमिली का कोई भी हो, अपोज़ करिए। एक बार अपोज़ करेंगे उन्हें बुरा लगेगा, 2 बार अपोज़ करेंगे बुरा लगेगा, लेकिन एक समय के बाद वो खुद ही समझ जाएंगे कि नहीं वो सही था, हम गलत हैं। तो आई थिंक कि आपको लड़ना सीखना चाहिए, चाहे वो कोई हो, मम्मा पापा, सबसे लड़िए अपने, अगर आपको लगता है आप सही हैं। बाकी जब आप एक बार अपनी चीज़ों को प्रूफ कर देंगे, तो खुद अपने आप समझ जाते हैं। इस पुस्तक के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से? ये कहेंगे कि इस कहानी को मैंने लगभग हर यूथ से जोड़ा है। हमारी उम्र में जो यूथ होता है, उसके मस्तिष्क में क्या चलता है, जो चीज़ें हम लोग के मस्तिष्क में लड़कियों को लेकर के चलती हैं, या अपने करियर को लेकर के, जब वो इलाहाबाद आते हैं, मैंने इस पुस्तक को जो भी पढ़ेगा, चाहे वो विश्वविद्यालय का हो ना हो, वो विश्वविद्यालय की एक झलक बैठे बैठे घर पे देख सकता है। मैंने इस पुस्तक को इस तरीके से लिखा है, और मुझे लगता है कि एक बार सभी को पढ़ना चाहिए ये। मैंने लगभग सबको सबकी स्टोरी से इसको कनेक्ट करने की कोशिश की है अपने माध्यम से ही। बाकी अपने विचार सभी लोग रखें, और मुझे लगता है कि आपको कभी न कभी कहीं न कहीं से एक ऐसा मंच मिलता है, और जब ऐसा मंच मिले जहाँ से आपको अपने विचार रखने का मौका मिले, तो उसको निसंकोच रखिए, क्योंकि मौका और किस्मत बार बार साथ नहीं देती। दरवाजे एक ही बार खटखटाती है, समय से खोल लीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मकर जी। तो आप लोगों ने देखा कि एक युवा जो अपने सपनों को लेकर उड़ान भरने वाला है, तमाम तरीके की स्थितियाँ परिस्थितियाँ उनके सामने आती हैं, और कुछ चीज़ें मैं रिपीट करना चाहूँगा कि रिश्ते, पहली चीज़ तो समय इतना बदल चुका है कि रिश्ते सिर्फ़ और सिर्फ दिल से नहीं, थोड़ा सा दिमाग भी लगाइए, लेकिन वास्तव में कद्र करने लायक जो रिश्ते हैं उनकी कद्र करिए, क्योंकि दरवाज़ा बार बार कोई नहीं खटखटाता है। और आपको अच्छे से पता होगा कि जो बादल एक बार बरस गए वो दोबारा आपको बादल के रूप में नहीं दिखेंगे। जो फूल एक बार मुरझा गया, वो फूल आपको कितना भी प्रयास कर लीजिए आप, दोबारा डाल पे लगा आपको नहीं मिल सकता। एक दीपक के आसपास पतंगे मंडराते हैं, वो पतंगा अगर एक बार जल गया दोबारा नहीं मिलेगा। लाइफ में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन समय पर हम उनको पहचानते नहीं हैं, या पहचानते भी हैं तो जानबूझकर इग्नोर कर देते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो हो सकता है आने वाले समय में किसी मोड़ पर आपको पछताना पड़े। बेहतर होगा कि आप आज समझ जाइए। दूसरी बात, लाइफ को लेकर के हमें क्या करना है, हमारे पास गॉड गिफ्टेड क्या है, समाज की आवश्यकता क्या है, इन सब चीज़ों को लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए, ना कि किसी की पूर्वाग्रह से बनी हुई उम्मीदों को लेकर के। कोई भी व्यक्ति है, अगर आपके मार्ग की बाधा है, उसका विरोध करिए, आगे बढ़िए। बहुत जल्द हम फिर किसी नए यूथ की कहानी लेकर आप सभी के साथ होंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। यूट्यूब पर हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हैं तब भी चैनल को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।